जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो यूपी की जो हम लोगों की श्रृंखला चल रही है, इसमें आज हम लोग की दूसरी क्लास है। आप चाहे छोटा एग्जाम कोई देने जाएंगे, चाहे आप बड़ा कोई एग्जाम देने जाएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम हो या फिर स्टेट स्तर का एग्जाम हो, चाहे यूपी स्पेशल का कोई एग्जाम हो, यूपी पुलिस आप देने जाएंगे, आरओ देने जाएंगे, टीजीटी पीजीटी में भी जीएस अनिवार्य कर दिया गया, तो वहां से भी यूपी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यूपी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टि से हो, चाहे वो संवैधानिक दृष्टि हो, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे वो खेल नृत्य दिवस मेला इससे संबंधित हो, या जो भी महत्वपूर्ण करंट के हैं, वो सारा सब कुछ हम आपको इसमें लेकर के मिलने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम थोड़ी सी रूपरेखा और कह सकते हैं कि उसके बारे में अध्ययन किए थे, यूपी के बारे में। उसी के आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए फटाक से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, तो इसमें अगर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे जो है किया गया है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग देख लिए थे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के इधर उत्तर में एक देश है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है, तो हमने आपको बताया था 7। एक पीलीभीत हो गया, एक लखीमपुर खीरी हो गया, एक बहराइच हो गया, एक श्रावस्ती हो गया, एक बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया और महाराजगंज हो गया। 7 जिलों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती हैं। और इधर आप देख रहे हैं तो ये आपका बिहार हो गया। तो बिहार से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं, मतलब कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं, ये आप देख रहे हैं। एक सोनभद्र हो गया, एक चंदौली हो गया, एक गाजीपुर हो गया, एक बलिया हो गया, एक देवरिया हो गया, एक कुशीनगर हो गया और एक महाराजगंज हो गया। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ से भी है और 7 जिलों की संख्या आपके यहाँ से भी है। अब हम लखनऊ की अगर हम लोग बात करें कि लखनऊ एक ऐसा जिला है जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि लखनऊ से अगर हम बात करें कि लखनऊ 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 से कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है। देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये है आपका लखनऊ, ये है लखनऊ, ठीक। ये देखिए, इधर से आपका सीतापुर टच कर रहा है, इधर से आपका बाराबंकी है, इधर से आपका रायबरेली है, इधर से आपका उन्नाव है और इधर से आपका हरदोई है। देख रहे हैं कितने जिलों की सीमा हो गई, 5 जिलों को। ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। 5 जिलों की सीमा, 5 जिलों की सीमा स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। किससे स्पर्श करती है? लखनऊ से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ से निम्न में से किस जिले की सीमा स्पर्श करती है या स्पर्श नहीं करती है। उसके बाद आपको बता दें कि सोनभद्र एक ऐसा है जो 4 राज्यों को स्पर्श कर रहा है, 4 राज्यों को। 4 राज्यों में सबसे पहले आप देख रहे हैं बिहार है, बिहार है। दूसरे नंबर पे आपका झारखंड है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। वहीं पर अगर हम ललितपुर की बात करें तो ये चारों तरफ से जो है, ललितपुर अगर आप बात करें तो ये चारों तरफ से जो है किससे घिरा हुआ है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश जो है वो यूपी के कितने जिलों को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश 11 जिलों को टच करता है। कितने जिलों को स्पर्श करता है? 11 जिलों को स्पर्श करता है, 11 जिलों को स्पर्श करता है। कितने जिलों को स्पर्श करता है? 11 जिलों को स्पर्श करता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि ये आपका राजस्थान है, तो ये राजस्थान कितने को स्पर्श करता है? राजस्थान जो है वो 2 जिलों को स्पर्श करता है। कितने जिलों को स्पर्श करता है? 2 जिलों को। वहीं पर अगर हम बात करें कि इधर आपका हरियाणा है, हरियाणा, हरियाणा जो कितने जिलों को टच करता है? 6 जिलों को। वहीं पर एचपी की बात करें, हिमाचल प्रदेश को, तो ये केवल और केवल एक जिले को स्पर्श करता है, केवल और केवल एक जिले को स्पर्श करता है। वो भी कौन सा जिला है? तो वो आपका सहारनपुर है। इधर आपका है उत्तराखंड, उत्तराखंड ये भी कभी यूपी का हिस्सा हुआ करता था, 9 नवंबर को ये अलग हो गया।
और इससे कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? 7 जिलों की। ये आपको सब एक बार सतही तरीके से रटना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों प्लस एक यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल कितने राज्य हो गए? 9। मुख्य 8 राज्यों को यह स्पर्श करता है। उसमें सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? मध्य प्रदेश की, जो यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है सबसे। वहीं पर एचपी की अगर हम लोग बात करें, सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। यहां तक चीजें हम लोगों को बहुत शानदार तरीके से एकदम क्लियर हो गया था। और उसके बाद में इसका गठन कब हुआ? देखिए, गठन को लेकर के जैसे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, जानना चाह रहे थे कि 1925 से लखनऊ राजधानी बन गई थी, लखनऊ राजधानी, ठीक। कुछ आंशिक रूप से अगर बात करें, आंशिक रूप से 1921 में ही बनी थी, पूरी तरह से जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया, भारत शासन अधिनियम 1935, तो पूरी तरह से ये क्या बन गई? यूपी राजधानी बन गई। पूरी तरह से यूपी की राजधानी क्या बन गई? लखनऊ। भारत शासन अधिनियम 1935 के। लेकिन कहने का मतलब यह है कि 1925 के बाद और कोई राजधानी नहीं बनी थी। फिर धीरे धीरे उसी में फेरबदल होता रहा, लेकिन लखनऊ ही थी। उसके स्थान पर आगरा, दिल्ली, मतलब और कोई राजधानी नहीं हुई थी। यहां तक समझ लिए थे। और इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 75 जिले हैं। और 826 आपके पूरे विकासखंड की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए तो 17 हैं। और इसमें मंडलों की संख्या की बात की जाए तो जो है वो 18 है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 240, 928 है ना। एक देश आपका नेपाल है जो 7 जिलों को स्पर्श करता है। ये सारा सब कुछ इससे पहले वाली क्लास में हम स्थापना से लेकर राजधानी वगैरह सब कुछ बता दिए हैं। अब इसके बाद इसमें हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि इसकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सीटें क्या क्या हैं और कैसे कैसे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से इसका, और उसके बाद तब आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि यूपी में कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं। यूपी में कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं? देखिए, ये आपका यूपी है। अब यूपी की अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश, अब इसमें विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट 403। विधान परिषद की बात करें कितनी है? विधान परिषद सीट की बात करें, विधान परिषद सीट की बात करें 100। लोकसभा की बात करें, लोकसभा सीट की बात करें 80। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा सीट की बात करें 31। अब इसमें जो सीटों का निर्धारण हुआ है, कब से हुआ है? तो इन सीटों का निर्धारण जो भी है आपका, ये जो भी सीटों का निर्धारण है, इसका जो निर्धारण हुआ था 1971 जनगणना के आधार पे, जनगणना के आधार पर हुआ था। जो 2001 रखा गया था, 2001 जनगणना, इसमें जब परिसीमन कराया गया तो पता चला कि जो भी सीटें हैं वहां की जनसंख्या में उतने मानक में अंतर नहीं हो पाया है। तो जब अंतर नहीं हुआ है तो सेम वही कर दिया गया। अब अगला परिवर्तन इसमें जो होगा
अगला परिवर्तन वो अगला परिवर्तन होगा वर्ष 2026 की जनगणना के समय। उससे पहले इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 आंग्ल भारतीयों का कोटा समाप्त हो गया है। आंग्ल भारतीयों का कोटा पूरी तरह से क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। आंग्ल भारतीयों का कोटा 104वां संशोधन के तहत 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो ये समाप्त हो गया है। अब इसमें कोई परिवर्तन आगे नहीं होगा। ठीक, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहां से एकदम क्लियर हो गया कि कौन कौन से जिले हैं, क्या सीटें हैं, क्या इसकी स्थिति है, कैसे है, क्या है, ये सारा सब कुछ यहां तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब देख लेते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन कुछ यूपी स्पेशल से है, जैसे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, राष्ट्रीय पुष्प पलाश। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो आपका ये पलाश हो जाएगा। जो प्रतीक चिन्ह है, जो इसका राजकीय चिन्ह है, उसमें राजकीय चिन्ह में उसमें मछली की आकृति है। मछली की आकृति गंगा यमुना नदी की आकृति और धनुष बाण की आकृति। ठीक, जैसे मान लीजिए ये गोला है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे। ये देखिए, इसमें मछलियों का क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है ना, मछलियों का चित्र। और इसमें जो है वो धनुष बाण। तो इस तरह से है, जो पूरी तरह से क्या क्या है, उसमें मछली की आकृति है, गंगा यमुना नदी को दिखाया गया है और धनुष बाण की आकृति को दिखाया गया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यूपी से जुड़े कुछ प्राचीन स्थल हैं, जहां से कुछ वस्तुएं मिली हैं, चाहे वो प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हों, चाहे वो सिंधु सभ्यता से जुड़ी हों, चाहे वो महाजनपद के कुछ प्राचीन नगर हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। बाकी नदियां वगैरह बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे आगे, लोक नृत्य वगैरह, नदियां, मेला, सब बहुत अच्छे से आपको एकदम पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पुरास्थल के बारे में, क्या क्या इनकी स्थिति है। प्राचीन पुरास्थल, प्राचीन पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। जैसे आपका लेखहिया एक स्थान है, जहां से तमाम क्या पाए गए हैं? मानव के कंकाल पाए गए हैं। मानव के कंकाल के साथ साथ आप देख रहे हैं यहां से मानव कंकाल, उसके बाद इसमें देखिए कुछ उकेरा गया है। ये देखिए, ये आकृति बनी हुई है, युद्ध की आकृति बनी हुई है। तो ये किसकी आकृति बनी हुई है? युद्ध की आकृति बनी हुई है। युद्ध की क्या बनी है? आकृति बनी हुई है। इसको देख के अनुमान लगाया गया कि इसका मतलब ये लोग जो है युद्ध वगैरह भी किया करते थे प्रागैतिहासिक काल में। अच्छा, ये कब की घटना है? तो ये आपकी है प्रागैतिहासिक काल, मतलब कि पुरापाषाण काल के समय, पुरापाषाण काल के समय की है, या पुरापाषाण काल के, जहां से मानव कंकाल मिले हैं, युद्ध की आकृति मिली है। और ये पूरी तरह से क्या है? अंकन
युक्त चित्र दर्शाए गए हैं। अंकन युक्त चित्र दर्शाए गए हैं। अगला आपका है प्रतापगढ़ में एक स्थान है जिसका नाम है महदहा। महदहा ये भी आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश के। कहाँ पर? तो प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में यहां से आप देख रहे हैं कि जो ये महदहा है, देख रहे हैं कुछ आकृति यहाँ पर बनी हुई है। ये आकृति बनी हुई, और ये देखिए ये तार से क्या किया गया है, ये पूरी तरह से इसको ये लैंडलॉक मतलब चारों तरफ से घेर दिया गया है। कुछ इसमें राजाओं के चित्र वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं, है ना, और इनकी आकृति। तो इससे पता चला कि ये लोग आवास भी था इनका, और ये राजा रानी की स्थिति भी, दरबार वगैरह भी इन लोगों के यहाँ पर लगता था। तो यहीं से हम बात करते हैं स्तंभ गर्त का प्रमाण मिला है। स्तंभ गर्त का प्रमाण, स्तंभ गर्त का प्रमाण। उसके बाद आवासीय बस्ती का प्रमाण मिला है। आवासीय बस्ती का प्रमाण, बस्ती का प्रमाण। कंकाल के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। कंकाल का भी प्रमाण मिला है। कंकाल का भी प्रमाण मिला है। कंकाल का भी यहां से प्रमाण मिला है। तो स्तंभ गर्त का मतलब होता है, स्तंभ मतलब खंभा, गर्त मतलब होता है गड्ढा। ये लोग क्या करते थे, खंभा, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा खंभा यहां लगा दिए, एक बड़ा सा खंभा यहां लगा दीजिए, इसकी लकड़ी गाड़ दिए, इसके ऊपर एक लकड़ी रख दी। अब इधर से इसे छोटे छोटे बांस के टुकड़े लगा दिए ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे छोटी छोटी गड्ढियां खोद दी गई, छोटे छोटे गड्ढे। अब कोई चीज लकड़ी, जैसे गाँवों में देखिए मड़हा ऐसे लोग छाए रहते हैं, मड़हा इसी तरीके से। अब इसका जो प्रमाण मिला है वो पूरी तरह से चारों तरफ से घेरा गया था। देखिए जैसे ये है आपका, ये चारों तरफ से क्या हुआ है, ये घिरा हुआ है, ये तो ये आपका दोनों जो है, ये दोनों, ये भी आपका कहाँ है, ये भी प्रतापगढ़ में ही है, प्रतापगढ़ में। और दमदमा है जहां से 21 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा ये भी आपका कहां पर है, तो ये भी आपका प्रतापगढ़ में है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सरायनाहर राय महदहा से जो मिला है वो स्तंभ गर्त का। स्तंभ गर्त मतलब आवासीय बस्ती। ये देख रहे हैं इस तरह से लगता है दीवार वगैरह थी और ये अपना धीरे धीरे करके ढह गई। तो ये भी कहीं ना कहीं आवासीय बस्ती को बतलाता है। ये भी जो है आवासीय बस्ती का प्रमाण बतलाता है। आवासीय बस्ती का भी प्रमाण बतलाता है। सरायनाहर ये भी आपका कहां पर है, तो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पट्टी तहसील है ना, पट्टी तहसील, पट्टी तहसील। यहां से भी कुछ प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से अगर हम लोग बात करें, इलाहाबाद के कोल्डिहवा से भी कुछ प्रमाण मिला है। कोल्डिहवा से चावल के प्रमाण मिले हैं, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपका कोल्डिहवा है यहाँ पर, ये देखिए आपका ये कोल्डिहवा, ये भी पुरातात्विक स्थल है। महगढ़ा से एक पशुबाड़ा का प्रमाण मिला है। महगढ़ा आपका कहाँ है, तो प्रयागराज मतलब उत्तर प्रदेश। महगढ़ा आपका कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। यहाँ से पशुबाड़ा का भी प्रमाण मिला है। पशुबाड़ा के साथ साथ कुछ कंकाल के भी प्रमाण मिले। लेकिन कोल्डिहवा से अगर हम लोग बात करें, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे कुछ औजार पाए गए हैं। देख रहे हैं ये नुकीले नुकीले धारदार कुछ औजार पाए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं ये औजार हैं, ये खतरनाक खतरनाक नुकीले औजार होते थे। देख रहे हैं ये खतरनाक औजार पकड़ के मुठिया, ये देखिए खटाखट। तो ये जो है ये क्या है, ये पत्थर के औजार हैं। पत्थर के औजार हैं, ये पत्थर के औजार हैं। कब के हैं, तो ये कोल्डिहवा पूरा मतलब कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम प्रमाण, चावल का प्राचीनतम प्रमाण 6000 ईसा पूर्व के आसपास मिला है, जो सबसे प्राचीन बताया जाता है कि यहां से चावल का भी प्रमाण मिला है, जो उत्तर प्रदेश के कहां पर है, प्रयागराज में है।
यहीं से ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ही एक स्थान है लोहदा नामक नाला। लोहदा नामक नाला, लोहदा नाला, ये निकला हुआ है कहां से? बेलन घाटी या बोलन घाटी, बेलन घाटी से निकला है, यहां से किसका प्रमाण मिला है? तो यहां से हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति का प्रमाण मिला है। मातृ देवी की मूर्ति का प्रमाण मिला है। मातृ देवी की मूर्ति का प्रमाण मिला है। ये जो मूर्ति बनी हुई थी ये किस जानवर की हड्डी की थी? तो ये हिरण की हड्डी की थी, है ना। अब इसका प्रमाण ये भी आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से निकल रहा है लोहदा नामक नाला, जो आपके प्रयागराज में स्थित है। यहीं पर प्रयागराज में ही एक स्थान है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से आप देख रहे हैं कि ये कुछ खेती करते हुए किसान यहां पर आपको दिख रहे हैं। ये मिट्टी के बर्तन आपको दिख रहे हैं। ये मिट्टी के क्या दिख रहे हैं? बर्तन। इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था मृद भांड। इनको क्या कहता था? मृद भांड, मतलब मिट्टी का बर्तन। कुछ औजार दिख रहे हैं, देखिए ये कुछ औजार दिख रहे हैं। ये खतरनाक औजार है, ये देख रहे बल्चा टाइप में दिख रहा है एकदम, ये देखिए, है ना, ये खतरनाक औजार है बल्चा। ये देखिए कुछ औजार पानी भरने उड़ने वाला इन लोगों का था, पहुंचने ओचने वाला रहा होगा। और ये पाषाणिक स्थल है, पाषाणिक स्थल, ये पाषाणिक स्थल है। तो मिट्टी के बात अगर हम करें कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन एवं हथियार का प्रमाण मिला हुआ है, कहां से? चौपानी मांडो से। कहां से? चौपानी मांडो से किसका प्रमाण मिला हुआ है? तो मिट्टी के बर्तन और हथियार, और यहां से आवासीय बस्ती, और इसके अलावा कुछ कंकाल के भी प्रमाण यहां से भी मिले हैं। जब आवासीय थे तो ठीक है, कंकाल भी रहा होगा, कंकाल का प्रमाण भी मिला है, कंकाल के प्रमाण भी यहां से मिले हुए हैं। ठीक, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की तरफ चलते हैं, फिर चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब जैसे सिंधु सभ्यता का जो समय रहा है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व, इस आधार पर माना जाता है, कार्बन प्रणाली के आधार पर, इसी के आधार पर इसका समय माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के समय भी कुछ उत्तर प्रदेश के पुरास्थल है जहां से मिला है। देखिए जैसे आलमगीरपुर है, तो आलमगीरपुर से अगर हम लोग बात करें कि आलमगीरपुर से क्या मिला है, देखिए जो आलमगीरपुर है ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है, सबसे पूर्वी पुरास्थल है। जो चित्रों से युक्त मृदभांड मिले हैं, रोटी बेलने की चौकी मिली है, और कुछ बर्तनों के टूटे फूटे टुकड़े भी मिले हैं। आलमगीरपुर पुरास्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अगला आपका पुरास्थल है हुलास पुरास्थल, जो आपका सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषता है कि सैंधो लिपियां यहां से मिली, यहां से भी मृदभांड मिले। गेहूं, चावल, रागी एक मोटा अनाज है, होता है, उसका भी प्रमाण यहां से मिला हुआ है। मांडी एक पुरास्थल है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है।
तो मांडीपुरा स्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, मुजफ्फरनगर में। यहां से सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, मतलब स्वर्ण के एक तरह से भंडार मिले हैं। टकसाल मतलब मिंट, टकसाल का मतलब होता है कि यहां आभूषण बनाए जाते थे, यहां आभूषण बनाए जाते थे, बनाए जाते थे, यहां आभूषण बनाए जाते थे। तो यहां पर आभूषण बनाए जाते थे मांडी। आपको बस ये देखना है कि आलमगीरपुर कहाँ है, हुलास कहाँ है, मांडी कहाँ। एक और आपका आता है सनोली, जो आपका बागपत में है, उत्तर प्रदेश बागपत में। यहां से तलवार मिला है, लकड़ी का धनुष मिला है, रथ मिला है, त्रिशवीय समाधान मिले हैं, मतलब त्रिशवीय है ना, इस तरीके से ऐसे समाधान मिले हैं। कब्रगाह का भी प्रमाण यहां से मिला हुआ है। दूसरी चीज क्या है कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो जाती है। अब ये आपका क्या है, शवाधान, शवाधान मतलब 100 को के अंदर रखते थे, जो त्रि आकार में था, है ना, इस तरीके से ये ऐसे बना होता था। अगला अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि वैदिक उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल से भी यूपी का जुड़ाव रहा है। देखिए कैसे जुड़ाव रहा है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतरजिखेड़ा नामक स्थान से लोहे की खोज सर्वप्रथम होती है। इससे पहले मानव को लोहे की जानकारी नहीं थी। एक तरह से हम कह सकते हैं तो ये लोहे की एक कह सकते हैं कि एक लोहे की अगर क्रांति आई तो वो भी आपको कहां से देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश से देखने को मिलती है। इसके बाद धीरे धीरे और ऐतिहासिक चीजें आगे बढ़ी, तब तक आपका महाजनपद आ गया। सवाल पूछता है कि कितने ऐसे महाजनपद हैं, 16 महाजनपद जो द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा जिनको दी जाती है, उसमें कितने ऐसे महाजनपद हैं वो यूपी में हैं। ज्यादातर बताए जाते हैं 16 महाजनपदों में यूपी में हैं, तो वो कौन कौन से हैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब आगे चलते हैं और फटाक से उन महाजनपदों के बारे में देख लेते हैं। ये टॉपिक आपका यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में जानने से पहले आपको हम बताते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आप यूपी का पहले मैप ले लेते हैं और उसके बाद जो है फिर यहाँ से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए ये इसी में ही हम लोग इसको पूरा समझ लेते हैं। चलिए तो कितने महाजनपद हैं, टोटल 16 महाजनपद हैं। ठीक, कुछ ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर हैं, जैसे कंबोज महाजनपद हो गया, गांधार महाजनपद हो गया, तो आपका भारत से बाहर है। एक आपका हरियाणा में है, एक राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में है, अवंती में है। ठीक, पूरा देखिए एक बार हम देख लेते हैं कि कंबोज और गांधार, 2 महाजनपद भारत से बाहर हैं। ठीक, मत्स्य राजस्थान में है, मत्स्य ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान। अवंती की बात करें, अवंती की मध्य प्रदेश में है, अवंती की बात करें मध्य प्रदेश में है। बिहार में बात करें 3 है, एक मगध हो गया आपका, वज्जी हो गया, अंग हो गया। ये 3 आपके हो गए। देखिए 2 आपके इधर हो गए और 2 आपके इधर हो गए, 4 हो गया, और 3 आपके इधर हो गए, 7 हो गया, 7 हो गया।
ठीक, देखिए एक का आपका है कुरु के आसपास, कहाँ है, कुरु। कुरु महाजनपद जो है वो दिल्ली और हरियाणा, लेकिन वो कुछ हिस्सा हल्का फुल्का ये बागपत और मेरठ एरिया वाला थोड़ा सा कुछ यूपी में भी आता है, लेकिन उसको ज्यादातर कहाँ माना गया है, तो ज्यादातर उसको क्या माना गया है, कुरु महाजनपद को। कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद की बात करें तो ये आपका दिल्ली हरियाणा में है, दिल्ली हरियाणा, दिल्ली हरियाणा। कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत यूपी में आता है, यूपी में, और एक आपका है जो दक्षिण भारत में, अशमक, अशमक ये आपका कहां है, दक्षिण भारत में। अशमक कहां है, दक्षिण भारत में। देखिए 3 आपके बिहार में हो गए, एक आपका मध्य प्रदेश में हो गया 4, एक ये 5, एक 6, तो 8 और ये 9 महाजनपद आपके इधर उधर हो गए। जितने बचे हुए जनपद हैं वो सब अब आपके कहाँ हैं, यूपी में है। आइए देख लेते हैं यूपी में वो कौन कौन से महाजनपद हैं, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मथुरा के आसपास से, यहां से सूरसेन महाजनपद, ये है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि एक ही बार में आ जाए। ये आपका आता है सूरसेन महाजनपद, ठीक, ये सूरसेन महाजनपद आपका आता है। इधर वाला जो आता है इस महाजनपद का नाम है पांचाल महाजनपद, पांचाल महाजनपद। ये है पांचाल महाजनपद। इधर आपका आता है चेदी महाजनपद, ये इधर आपका आता है वत्स महाजनपद। अब यूपी में अगर जिले आपको पता होंगे तो आप ये तुरंत फटाफट करके लगा लेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे नहीं होने वाली है। इधर बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौशल है, कौशल महाजनपद, ये कौशल महाजनपद। मल्ल महाजनपद, ये आपका मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद। और उसके बाद जो है काशी महाजनपद, काशी महाजनपद। नाम लिख लेते हैं इन लोगों का। देखिए एक है आपका सूरसेन महाजनपद, सूरसेन। चेदी महाजनपद, महाजनपद। पांचाल, पांचाल महाजनपद। वत्स महाजनपद, वत्स, वत्स महाजनपद। कुशल महाजनपद, कुशल महाजनपद। मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद। काशी महाजनपद, काशी महाजनपद, ठीक। ये आप देख ही रहे हैं सूरसेन, मथुरा वाला क्षेत्र है, ये मथुरा वाला क्षेत्र, ठीक। देखिए एक आपका हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। 8 को लेकर के थोड़ा सा मामला रहता है कुरु को, लेकिन कुरु की बात करें तो ये आपका दिल्ली और हरियाणा में है, लेकिन मेरठ का कुछ हिस्सा बागपत वाला थोड़ा सा इसमें हल्का फुल्का टच करता है, लेकिन ज्यादातर ये आपका
दिल्ली और हरियाणा में ही माना जाता है। मुख्य रूप से यही 7 आपके महाजनपद हैं, तो कहाँ पर हैं? यूपी में है। इसमें पांचाल की अगर हम लोग बात करें तो पांचाल महाजनपद की 2 है। एक उत्तरी पांचाल होता था, एक उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल, इसकी राजधानी होती थी अहिछत्र, अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, दक्षिणी की राजधानी हुआ करती थी काम्पिल्य, काम्पिल्य हुआ करती थी। यहां सूरसेन की बात करें तो इसकी राजधानी थी मथुरा हुआ होती थी। चेद की बात करें तो शक्तिमती होती थी, शक्तिमती या तोतवती, तोतवती। वत्स महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी, कौशाम्बी। कौशल की राजधानी की बात करें तो श्रावस्ती होती थी, श्रावस्ती, श्रावस्ती। यहीं पर सर्वाधिक गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य भी बनाए थे और सबसे ज्यादा यहाँ पर इन्होंने उपदेश भी दिया था। मल्ल महाजनपद की अगर हम लोग बात करें तो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र था, कुशीनगर वाला क्षेत्र, कुशीनगर, ठीक। काशी की बात करें तो आपका वाराणसी, वाराणसी, काशी का है आपका वाराणसी। इससे ज्यादा यहां से आपके यूपी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो अगली क्लास होगी उसके बाद यहीं से ये भी आगे कंटिन्यू होगी और धीरे धीरे हम लोग आंदोलन तक भी पहुंच जाएंगे, फिर राजनीतिक चीजें भी देख लेंगे और इसका जो है आपका भौगोलिक भी देखेंगे। तो ये यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास नेक्स्ट पे लेके आएंगे। हाँ, अभी प्रश्नोत्तरी की शुरुआत नहीं है, प्रश्नोत्तरी थोड़ा सा थ्योरी अभी और आगे बढ़ जाए तब प्रश्नोत्तरी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।